जय हिंद दोस्तों, जितना जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को प्रूफ करने वाले हैं और उसे नाम है दर्पण सूत्र। दोस्तों ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोग का इस बार आएगा तो आएगा तो आएगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं सबसे पहले दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र दोस्तों अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। अवतल दर्पण में भी दर्पण सूत्र की स्थापना होती है और उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र की स्थापना होती है। तो हम इस वीडियो में जो है ना दोस्तों अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना करेंगे, यानी अवतल दर्पण में अभी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को स्थापना करूंगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आपके जितने भी दोस्त सगे सहपाठी है ना क्लास 10 का, उन सभी को पास आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण की स्थापना करना है हमें दर्पण सूत्र फार्मूला में, दर्पण सूत्र फार्मूला की स्थापना करना है अवतल दर्पण में। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ ना कि एक बोर्ड में इसके पूरे को हटा दूंगा, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, मैं बताते जाऊँगा, साथ में आप भी उतारते जाइएगा। हमें अवतल दर्पण की बात किया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण की हम स्थापना कर लेते हैं। ये क्या बन गया मेरा दोस्तों अवतल दर्पण, बीच में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। अभी ये अवतल दर्पण बना नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा और अच्छा से बना देता हूँ। आप लोग कंपास की सहायता से जब बनाइएगा ना तो काफ़ी अच्छा बनेगा। मैं डायरेक्ट हाथ से बना और इसलिए अच्छा नहीं बन पा रहा। मैं इसे बाहर से कलर कर देता हूँ दोस्तों। बाहर से कलर करने के बाद ये अवतल दर्पण का फॉर्मेशन हो गया इसका, और इसका कुछ भी नाम रख दिया जाए अच्छा वाला नाम, यानी कि एम, और नीचे में मैंने क्या नाम रख दिया तो एन। अब देखना ये एम एन तो हो गया दोस्तों, और बीच में क्या होता है तो यहाँ पे पी, ध्रुव दर्पण का ध्रुव, दर्पण के जो मध्य बिंदु होते हैं ना इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्लियर है सभी को। अब बात ये जो लाइनिंग मैंने बनाई इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जो दर्पण के ध्रुव से फोकस वक्रता केंद्र सबसे होते हुए जाता है। अब इससे कंपास की सहायता से डिस्टेंस पे ले लेना, जो फोकस होता है उसी डिस्टेंस से एक बार और ले लेंगे, जो वक्रता केंद्र यानी कि क्या होता है सी होता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे वक्रता केंद्र सी तक तो हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं ना कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। देखिएगा कहाँ ये फोकस वक्रता केंद्र, अब इससे थोड़ा सा मैंने और बड़ा ले लिया, और वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत इनफाइनाइट कहीं के बीच में रखते हैं। तो चलो मैंने इसे यहाँ पे रख लिया। कुछ भी काम आपको करना है तो स्केल की सहायता से, कंपास की जहाँ पे जिसकी यूज हो उसी की सहायता से, टेढ़ टुकुर नहीं बनेगा। मैं बिना स्केल की सहायता से बना रहा हूँ और ऐसे भी मेरा ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है, बस किसी तरह बन जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ ड्राइंग बनाने में। देखना अब मैंने क्या बताया था, अब यहाँ ये इमेज है, ये आपको वस्तु हो गया, इसकी लाइट सबसे पहले किससे टकराती है तो दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकरा गया और टकराने के बाद ये किससे होते हुए चला जाता है तो फोकस से होते हुए चला जाता है। यानी दर्पण से टकराएगा और किससे होते हुए चला जाता है दोस्तों फोकस से होते हुए चला जाता है। जब आप प्रतिबिंब की स्थापना करते थे उसमें अपने 6 फिगर इसमें पढ़ा था कि वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिख के देते हैं, अब इसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं, ये हो गया ना। अब दूसरा मारती क्या होता है तो ये इसका ये वक्रता केंद्र से होते हुए चला जाता है, फिर टकरा कर वापस आ जाएगा, यही होता है ना। अब आते हैं दोस्त यहाँ पे, क्या इतना तो हो गया हमारा, इस दर्पण के मैंने नाम दे दिया और यहाँ इमेज बन गया, ये हमारा वस्तु की ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों कटता है ना ये प्रतिबिंब की ऊंचाई आता है। चलिए इसका नामकरण किया जाता है। तब इसका नाम मैंने क्या दे दिया ए बी हो गया, और इसका नाम क्या देते हैं तो ये इमेज है इसी का ए डैश, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया बी डैश। अब आते यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया जाए, पी तक तो है, चलो इसका नाम हमने ओ दे दिया। नाम में कुछ रखा नहीं है, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ये तो हमारा बन गया। अब आते हैं दोस्तों, अगर आपने इस तरह का कभी कुछ याद आ रहा तो रब और भी चतुर्थांश, जिसमें ऊपर में जाता है तो क्या होता है प्लस होता है,
इधर भी आता है तो क्या होता है, प्लस होता है, नीचे जाता है तो माइनस होता है, इधर भी जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। बस वही फॉर्मेशन को दोस्तों आप यहाँ पे याद रखना। कोई भी ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के ऊपर में रहेगा तो प्लस, इसके नीचे रहेगा तो माइनस, इसके इधर रहेगा तो माइनस, और इसके इधर रहेगा तो माइनस, और इधर रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये बीच में ऑरिजिन जैसा काम कर रहा है ना, दर्पण का ध्रुव हो गया यानी कि पी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे इसी ही हो गया ना, तो ये पी हो गया, इसके सामने मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ से लेकर फोकस, देखिए ना, यहाँ से लेकर इसके सामने तक यानी कि मैंने यहाँ तक ले लिया। ये यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फोकस दूरी, जिसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो एफ के द्वारा, स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं, यही दर्पण के ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसके सामने तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो भी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, वस्तु यहाँ पे बन रहा है ना, इस जगह पे बन रहा है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर जहाँ वस्तु बन रहा है ना, यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे वस्तु दूरी, जिसको यू के द्वारा सूचित किया जाता है। और देखना एक चीज़ और है, दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र यानी कि इसके सामने तक की दूरी, ये क्या वक्रता केंद्र का दूरी, वक्रता जिसको त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, यानी ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f के बराबर होता है। चलिए अब मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब दर्पण की कोई भी चीज़ ये साइड होगा दोस्तों तो माइनस होगा, उधर साइड होगा तो प्लस होगा, ऊपर में भी होगा तो प्लस होगा, और नीचे में भी होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बताना, कोई भी चीज़ दर्पण की आगे होगा, दर्पण के आगे होगा तो वो माइनस में रहेगा, यानी दर्पण के आगे फोकस भी है, प्रतिबिंब दूरी भी है, वस्तु दूरी भी है, यानी कि सब के सब क्या होगा, माइनस होगा। अब एक बात को समझना, माइनस का मतलब अब ये डिसाइड मत करना कि ये 0 से छोटा है, माइनस का मतलब ये बता रहा है ना कि ये दर्पण के आगे है। अगर प्लस में होता है यानी बताता है कि दर्पण के पीछे है। अगर वस्तु की ऊंचाई प्लस में हो, समझ जाना कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के ऊपर में है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे में है बना है तो समझ जाने कि वो माइनस में है। यानी कि माइनस और प्लस सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है, ना कि 0 से छोटा को डिसाइड कर रहा है। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा तो माइनस, दर्पण के बाद में बनेगा तो क्या रहेगा, वो प्लस में रहेगा। चलिए इतना तो मैंने इसकी इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देते हैं दोस्तों, देखिएगा अब इसमें लिखते हैं तो क्या एमएन एक आपका अवतल दर्पण है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़ कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे एमएन क्या होगा दोस्तों, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P कॉमा फोकस दूरी F माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, जा फोकस दूरी F कॉमा ऐसे लिख दीजिएगा। चाहे इसका नाम भी दिखा सकते हैं दोस्तों, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक, यानी कि P से लेकर के F तक है ना, तो फोकस दूरी PF बराबर माइनस F हो जाएगा, कॉमा फोकस दूरी के बाद आते हैं वस्तु दूरी। अब बताना वस्तु दूरी यानी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर यहाँ तक ना, यानी PF, तो वस्तु दूरी PF बराबर आ जाएगा कितना, तब माइनस U, कॉमा प्रतिबिंब दूरी देखना, प्रतिबिंब यही बन रहा है ना, PB डैश, प्रतिबिंब दूरी PB डैश बराबर माइनस भी है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ये तो मैंने जो मैंने यहाँ काम किया उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया। चलिए अब देखिएगा क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, फिर क्या करें अब इसमें दोस्तों हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये लेते हैं। अब गौर से देखिएगा इमेज पे, मैंने जहाँ पे मार्कर को दोहरा रहा, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये लिया। अगर मैं इसे डॉट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, एक ये ट्रायंगल लिया मैंने और मैंने एक ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज
देखिएगा पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब इस दोनों को गौर से देखना, इसे देखो और इसे देखो दोस्तों, दोनों को गौर से देखिए, दोनों में क्या कुछ बराबर आपको दिख रहा? तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस त्रिभुज में B पे 90 डिग्री का बन रहा है और इसमें B डैश पे बन रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B बराबर एंगल B डैश। क्यों? तो क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यही है ना। अब आते हैं दोस्तों एक और, देखना इसमें एंगल C इधर से और इस त्रिभुज में इधर से, दोनों के दोनों सामने है कि नहीं है, और सामने भी है तो सम्मुख कोण हो जाएगा और दोनों बराबर होंगे। यानी कि इसमें इसका नाम, इस C का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ACB, यानी एंगल ACB बराबर इधर का C का नाम क्या होगा, तो दोस्तों A डैश C B डैश, यानी A डैश C B डैश, यही आएगा ना। और ये है क्या, तो ये सममुख कोण है, सममुख कोण हो गया इतना। अब बताना, दो एंगल बराबर हो गया ना, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो दो कोण बराबर हो गया ना, तो क्या लग जाएगा, एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। क्या लग जाएगा, तो समरूपता, एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते तो उसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, ए बी सी, समरूप का सिंबल एस को सुता दीजिए, फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यही होता है ना जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो। और जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होगा ना, आपको मैं 11 थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसमें इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। देखना, त्रिभुज को समरूप होने के लिए एंगल बराबर चाहिए और सर्वांगसम होने के लिए उसके एंगल के साथ साथ उसका साइड भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तो समरूप हो चुका है। समरूप होता है तो लंब बटा लंब, कर्ण बटा कर्ण और आधार बटा आधार, यानी इसकी साइड का रेशियो इक्वल होते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लंब बटा लंब। तो इस पहले वाला त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है, ए बी, तो मैंने लिख दिया ए बी। इस त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है, तो ए डैश बी डैश बराबर। अब आधार बटा आधार आते हैं, इसकी आधार बी सी, तो मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया, और इसके आधार बी डैश सी, यानी मैंने यहाँ पर बी डैश सी लिख दिया। ये दोस्तों समीकरण हो गया 1। क्लियर सभी को। अब आते फिर से, अब हम क्या लेते हैं, त्रिभुज, इतना तो हो गया। अब हम दोस्तों एक ये त्रिभुज को लेते हैं और दूसरा ये त्रिभुज को लेते हैं। आप लोगों के एक मन में आ रहा है कि जब ये अवतल है तो यहाँ तो ये तो इसके सामने अगर मैं लूँगा तो 90 डिग्री तो थोड़ा सा पहले आ जाएगा दोस्त, एकदम थोड़ा सा पहले, माइनर पहले आएगा, जो उतना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अवतल पूरा ऐसे मुड़ा हुआ नहीं, हल्का सा वो कर्व होता है। नॉर्मल से हो गया तो वो अवतल हो गया, तो हम इसको लगभग में क्या ले लेंगे, इसे ही ले लेंगे, समकोण पे ले लेंगे। अब आते इस त्रिभुज का नाम बताइए क्या होगा। तो पहले दोस्तों हम त्रिभुज लेंगे ओ पी एफ, तो क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी एफ तथा त्रिभुज, इसका नाम ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। हो गया ना यहाँ तक। अब ये दो त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो रहे हैं, तो इसमें एंगल P बराबर एंगल B डैश, देखना यहाँ पे P पे समकोण, यहाँ पे B डैश पे समकोण, यानी समकोण। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, प्रत्येक 90 डिग्री। हो चुका ना। अब क्या बराबर होगा, तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर। तो पहले हम इधर का कोण लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ओ एफ पी, एंगल ओ एफ पी बराबर, इधर से एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए डैश एफ बी डैश, यानी ए डैश एफ बी डैश, यही होगा ना। अब दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, तो सम्मुख कोण है। क्या है दोस्तों, ये सम्मुख कोण है। अब यहाँ पे भी तो दो को बराबर हो गया ना, तो दो को बराबर तो क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। अब यहाँ पे भी एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से लग जाएगा, तो फिर दोनों जो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे समरूप हो जाएंगे ना। अब समरूपता उप प्रमेय से लग गया तो यहाँ पे दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, समरूप इसको क्या करते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ओ पी एफ,
ओ पी एफ, समरूप का सिंबल दे दिया। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यही ना। अब जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर लंब बटा लंब, कर्ण बटा कर्ण, और क्या होगा, आधार बटा आधार होगा। तो आप दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसका ऊपरी भाग को थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर वाला भाग का। अब देखिएगा फिर हो चुका। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब मैंने तो ये आ गया। अब एक ओ पी एफ, देखना ओ पी एफ, और एक है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज यानी लंब बटा लंब। तो दोस्तों पहले इसमें आते थे, इसका लंब का काम कौन करेगा, ओ पी, कौन काम कर रहा है, ओपी। अब इसमें लंब का काम कर रहा है कौन, तो ए डैश बी डैश, तो हम लिख दिए ए डैश बी डैश बराबर। अभी क्या करेंगे तो आधार बटा आधार होगा, तो इसकी आधार का काम कौन करेगा, पी एफ, यानी इधर से आधार का काम कर रहा है पी एफ, और इधर से आधार का काम करेगा बी डैश एफ, यानी क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। हो गया ना दोस्तों। अब देखना ये दोनों समांतर, तो यहाँ पे ए बी और ओ पी क्या होगा, बराबर होगा ना। यानी दोस्तों ए बी और ओ पी दोनों क्या होंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या है, तो ओ पी है, दोनों समांतर है, दोनों बराबर हैं। ये रेखा ये इसकी जब समांतर में आता है तो जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब आते हैं तो ओ पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा नीचे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, यही ना। और इसे ये तो हो गया। ऐसे हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा दोस्त, आपको समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आप गौर से देखिएगा, दोनों में कुछ दिख रहा है क्या, देखो दिखेगा, गौर से दिखने पे तो कुछ भी दिख जाता है। देखना दोनों का एक साइड तो बराबर है ना, जब दोनों का एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, अपने अपने बराबर हो जाएगा, तो कर दो बराबर। यानी कि पहले का क्या है, इधर हम एक बार लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को देखते, समीकरण 1 में ये साइड बराबर, तो इधर वाला भी अपने अपने बराबर हो जाएगा, यानी कि बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी बराबर इसका क्या है, पी एफ बटा बी डैश एफ, यही आएगा ना दोस्तों। चलो अब इसे नीचे का तो काम हो ही चुका, अब हम इसे मिटा देते हैं। चलो अब देखना दोस्तों क्या करते हैं, अब बी सी को फिगर में देखना, बी सी क्या है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, इस बी सी को हम क्या लिखेंगे बताना जरा सा। क्या मैं इस बी सी को पहले P से B तक और फिर P से C तक घटा देंगे, PB में से PC को घटा देंगे तो BC बच जाएगा ना दोस्तों। तो देखना क्या करेंगे, पहले PB यानी यहाँ पर जा PB माइनस क्या कटेगा PC, यानी माइनस PC बटा B डैश C है, B डैश C, इसको मैं क्या लिखूँगा इतना दूर को, तो पहले PC कर देते हैं माइनस ये वाला घट जाएगा, यानी PB डैश, इधर का तो काम हो गया। अब देखना, अब पी एफ दोस्तों मैंने यहाँ पे पी एफ को पी एफ छोड़ दिया, और बी डैश एफ यही है ना, बी डैश एफ, इतना दूर को क्या लिखेंगे, तो पी बी डैश यानी हो जाएगा पी बी डैश माइनस ए घटा देंगे यानी पी एफ। ऐसे क्यों किए दोस्तों, सबको हम पी से कोशिश करें मान को निकालने के लिए, क्यों, ताकि जितने की भी दूरी, सबको ध्रुव से दूरी निकलता है ना, यानी दर्पण के ध्रुव यानी पी से दूरी निकाला जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मान को सेट कर दीजिए, तो बताना पी बी का मान कितना है, यहाँ पर जाए पी बी, देख लो यहाँ पे पी बी, इसके जगह पे मैंने निकाल कर रखा है माइनस यू, यानी क्या लिख देंगे माइनस यू, माइनस पी सी का मान पी सी, इसका मान मैंने कहाँ पे यहाँ लिखा है माइनस 2f, यानी माइनस 2f, और मैंने जहाँ पे ऊपर लिखा था ना माना कि, उसमें भी सबका मान को मैंने दिखा चुका वहाँ पे भी, बटा देखना पी सी यानी ये यही है ना, पी सी यहाँ पे सी तक कितना था माइनस 2f, लिख दो माइनस 2f माइनस पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी यानी माइनस वी बराबर, फिर पी एफ है, पी एफ यानी फोकस दूरी माइनस एफ, फिर पी बी डैश, देखना पी बी डैश का मैंने कितना मान लिखा है माइनस भी, फिर माइनस
पी एफ का मान कितना था दोस्तों, अभी ऊपर पी एफ का मान यानी कि माइनस एफ, सब तो सेट कर दिया और यहाँ से देख करके, नहीं तो फिर मैंने जहाँ माना कि लिखा है वहाँ पे भी मैंने सबका नाम दिखा दिया है। चलो कर लो दोस्तों, तो माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस वी माइनस माइनस क्या प्लस एफ, यही होगा ना। तिरछा तिरछा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, इसमें कर लेते हैं। तो माइनस 2f में माइनस एफ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, माइनस एफ में भी से यानी कि माइनस एफ भी, अब इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस भी में यू से तो यू भी, फिर इसमें करेंगे तो माइनस 2f भी, अब माइनस एफ में इससे करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा माइनस एफ यू, फिर इसमें करते हैं तो माइनस प्लस 2f में से करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। कर लिया मैंने, अब खुद से भी कर सकते हैं यहाँ पे गुना। देखना दोस्तों 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में बराबर में था, दोनों खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करते, अब क्या क्या बच गया आपको यहाँ पर, माइनस एफ अब देखना दोस्तों, अब इसको इधर उधर भेज, देखना इधर उधर भेज दे क्या कि एक लाइन और लिख देते हैं। चलो माइनस एफ भी है, एफ भी इधर माइनस 2f भी है, तो इसको पहले ले आएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस 2f भी, बराबर के बाद क्या बच गया तो u भी, और इधर क्या बच गया तो माइनस एफ यू, यही ना। अब 2f भी में से f भी खाली खत्म होगा तो कितना बच जाएगा f भी, अब यहाँ से ये क्या u भी माइनस एफ यू, यही बचा ना यहाँ पे। अब देखना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, दोनों कुछ भी काम अगर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखना क्या लिखते हैं हम, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पे दोनों पट्टी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो u भी f से भाग दे लेते हैं। ऊपर वाला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, हम इसे मिटा देते हैं। अब देख लेना, चलो दोनों तरफ कितना सा भागा देंगे u भी, तो पहले क्या है f भी है, तब f भी में u भी f से दे दिए बराबर, इधर u भी है तो u भी में भी भागा देंगे f भी f से, माइनस f u है तो f u में भागा देंगे u भी f, सबका हो गया ना, मैंने सही से किया है ना। देखना f भी कटेगा तो f कटेगा भी कटेगा, u भी तो u भी, एफ यू यानी यहाँ पर जब 1/u बचेगा बराबर, ये दोनों u से भी तो 1/f, इधर माइनस क्या बचेगा 1/v। अब देखना, अब क्या करते हैं दोस्तों, तो इधर ये माइनस में है ना, तो पहले आएगा तो किस में हो जाएगा 1/v, इधर 1/u तो प्लस में ही है बराबर 1/f। आ गया हमारा प्रूफ, हो गया, यही प्रूफ करना था ना, यही हमारा प्रूफ करना था और ये दर्पण सूत्र हमारा हो चुका है प्रूफ। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू टू ऑल।